आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहां कैबिनेट विस्तार को लेकर पक्की खबर आ चुकी है। कल शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, विस्तार होने वाला है कल शाम को 6 बजे, क्योंकि इसकी जानकारी राष्ट्रपति भवन को दी जा चुकी है। 30 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। 10 से 12 ऐसे मंत्री हैं, ऐसे पुराने नाम हैं जिनकी छुट्टी हो सकती है। यूपी और बिहार को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाएगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर से मैं शुरुआत करना चाहती हूं। बड़ी खबर यह है कि पटना में जो इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो गई है। इंतजार इस बात को लेकर हो रहा था कि अंदर से जब बड़े बड़े जेडीयू के नेता निकलते हैं, जब राज्य के मंत्री निकलते हैं, तो वो क्या कहते हैं, उनकी उम्मीद क्या है। पेच जहां फंसा हुआ है, वो पेच, वो डोर जो है वो कहीं टूटी तो नहीं है, वो गांठ उससे निकली तो नहीं है। प्रकाश मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख करते हैं। प्रकाश, क्या डिटेल्स, क्या अपडेट आ रहे हैं पटना से? देखिए, पटना में तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं और उन्होंने आज दोपहर में कह दिया है कि जो भी कुछ फैसला लेना है वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह लेंगे। और आरसीपी सिंह दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली में लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ संपर्क में हैं और उनसे बातचीत हो रही है। जो खबर सामने आई है अब तक सूत्रों के हवाले से, एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पर सहमति बन गई है, पर अभी भी जेडीयू का डिमांड 2 और मंत्री पद को लेकर के है, एक कैबिनेट और एक एमओएस यानी कि राज्य मंत्री को लेकर के है। पर ये बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, अभी देर रात तक और मंथन चलता रहेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जिस पर तय होना बाकी है। क्योंकि अगर 1 और 2 यानी 1+1 ये कैबिनेट प्लस 1 राज्यसभा का तय होगा तो फिर बाकी का क्या होगा, इसको लेकर के सब कुछ सामने आ रहा है। पर एक बात तय है कि मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल होगी, ये पक्की बात पर, ये पक्का तौर पे ये हो चुका है सब कुछ। पर कौन चेहरे होंगे, कौन लोग, अगर 2 शामिल होते हैं तो वो कौन 2 चेहरे होंगे, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। जिसमें कि ललन सिंह का नाम सबसे ज़्यादा सामने आ रहा था, तो वो अभी भी पटना में ही मौजूद है। कल शाम में 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, तो उसमें शामिल होने के लिए उन्हें सुबह सुबह निकलना होगा, तभी वो जा सकेंगे। लेकिन अभी तक किसी को फ़ोन नहीं गया है। जब तक कि दिल्ली में सब कुछ तय नहीं हो जाता है, तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि कौन से चेहरे होंगे। पर हाँ, ये ज़रूर है कि जेडीयू चाहती है कि अपने जो कोर वोटर हैं उनको साध सके, उनके साथ समीकरण बना सके, जिसमें कोयरी कुर्मी का जो एक समीकरण बना हुआ है इनका, वो साथ रहे और अति पिछड़ी जाति से भी बने। तो ऐसे में ये देखना होगा कि किन लोगों को अगर 2 सीटें मिल पाती है तो किन का नाम होगा, कौन एडजस्ट हो पाते हैं। क्योंकि एक तरफ लोकसभा में भी सदस्य है और राज्यसभा के भी सदस्य हैं, तो दोनों मिलाने की बात हो रही है। लेकिन क्या केंद्र और पटना के राज्य, यानी पटना के बीच में, माफ कीजिएगा, बिहार के बीच में वो सामंजस्य बैठ पाया है? क्योंकि अभी भी मंथन चल रहा है, आप कह रहे हैं अभी भी चिंतन चल रहा है। मैं बता दूं, बाकी और मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी हमारे साथ है, अभिज्ञान प्रकाश मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी हमारे तमाम पॉलिटिकल रिपोर्टर्स जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। दिबांग भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। लेकिन अब इस पॉलिटिकल खबर के, सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर के इस वक्त आने के माने, ये कैबिनेट जो विस्तार हो रहा है यूपी चुनावों से एंड पहले, उसके माने क्या है ये समझना जरूरी है। और वो कॉम्बिनेशन, वो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्योंकि अब सरकार को केंद्र में भी वो ताकत, वो नया फेस, वो नई एनर्जी और ऊर्जा दिखानी होगी। और दूसरा, जो बाकी सबसे बड़े राज्य चुनावों में जा रहे हैं, वहां वो कितनी ताकत डालते हैं, केंद्र की ताकत जोड़कर, ये भी बताने की कोशिश होगी। लेकिन वो फॉर्मूला आप पहले इस रिपोर्ट के जरिए समझिए और उसके बाद जरा डिटेल में इसका विश्लेषण। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जिसके आधार पर सभी प्रयासों को एक ही मुट्ठी में बांधना, 36 राज्यों को एक ही माला में पिरोकर भारत का मार्ग प्रशस्त करना, हजारों वर्ग गिरे सभापति महोदय, लाख आंधियां उठें,
वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। धन्यवाद। ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति के एक ऐसे ही फूल हैं जो सुना है कि अब खिलने वाले हैं। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की ऐसी आंधी चली थी कि राजनीति के कई फूल कुम्हला गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनमें से ही एक थे, जो अपने ही गढ़ में अपने ही एक पुराने कार्यकर्ता से अपनी सीट हार गए थे। अब वो मुरझाया हुआ फूल 2 साल बाद खिल सकता है, जब मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है। इनमें जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है, उनमें से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया है। उज्जैन में महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद सिंधिया दिल्ली आ गए हैं। नहीं, मेरा उज्जैन का दौरा था, उज्जैन का दौरा हो गया है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अगले हफ्ते दोबारा दिल्ली से किसी तरह का कोई बुलावा है? नहीं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दौरा समाप्त करके मैं दिल्ली जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंधिया ने कांग्रेस में रहते हुए मध्य प्रदेश में अपनी ही पार्टी की सरकार गिरा दी थी। उनके खेमे के विधायक कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। सिंधिया की बदौलत ही चुनाव में नंबर 2 होने के बावजूद मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई। बीजेपी ने इनाम में सिंधिया को पहले राज्यसभा में भेजा और अब मंत्री बनने की संभावना है। सिंधिया की दादी विजया राजे सिंधिया बीजेपी के संस्थापकों में से थी। इस नाते कहा जा रहा है कि संघ के लोगों में भी सिंधिया की पैठ बढ़ी है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पूरी राजनीतिक परवरिश कांग्रेस में हुई। कांग्रेस ने उन्हें पिता माधवराव सिंधिया की मौत के बाद सांसद बनाया। बाद में मनमोहन सरकार में मंत्री बने, लेकिन वक्त ने ऐसा पासा पलटा कि कांग्रेस वाले सिंधिया आज बीजेपी की संभावना बन गए हैं। 56 इंच की छाती पाकिस्तान को हम दिखाएंगे और दूसरी तरफ सारी शॉल की डिप्लोमेसी होती है और शादी में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए वे वहां पहुंच जाते हैं। आर्थिक क्षेत्र में देखो तो हमारे नौजवान बेरोजगार भटक रहे हैं। योजनाओं की क्रियान्वयन की क्षमता जो उनमें है, जो आज के नहीं लेकिन भविष्य की चुनौतियों को परखना और परखने के बाद उनकी सामना करने के लिए योजना बनाना, ये जो क्षमता उनमें है, मैं मानता हूं कि भारत का भविष्य पूर्ण रूप से उनके हाथों में सुरक्षित है। अब कुछ दूसरे नामों के बारे में जान लीजिए कि उनको मंत्री पद क्यों मिल सकता है। खबर है कि जिस दूसरे नेता के फोन की घंटी बजी वो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे। नारायण राणे आज ही अपनी पत्नी के साथ गोवा से दिल्ली पहुंचे। बात करने पर वे कहते हैं कि संसद के नए सत्र के लिए दिल्ली आए, लेकिन नाना करते बात छिपती कहां है कि आपको एक कैबिनेट का भी दर्जा देने का ऐसा उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं पहुँचने के बाद मुझे जानकारी मिलने के बाद मैं कहूँगा। नारायण राणे के पक्ष में एक बात ये कही जाती है कि वो कट्टर शिवसेना विरोधी हैं। कभी बाल ठाकरे ने राणे को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन अब बीजेपी राणे के जरिए शिवसेना पर वार कर सकती है। राणे एक मराठा चेहरा है जिनके जरिए मराठा वोटों को बीजेपी साध सकती है। महाराष्ट्र से मोदी सरकार में मंत्री तो बहुत हैं, लेकिन एक नितिन गडकरी को छोड़कर कोई जन आधार वाला नेता नहीं है। राणे का कोंकण इलाके में मजबूत जनाधार है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इनके साथ ही बीजेपी ये पैगाम भी देना चाहती है कि दूसरे दलों से आने वाले नेताओं का वो पूरा सम्मान करना जानती है और पुरानी बातों को याद नहीं रखना चाहती। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए एक और नेता के फोन की घंटी बजी है। वो हैं असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। असम में बीजेपी दूसरी बार जीती तो पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को बना दिया। अब सोनोवाल को कैबिनेट मंत्री बनाकर संतुष्ट करने की ये कोशिश हो सकती है। बीजेपी को लगता है कि अगर सोनोवाल को मंत्री नहीं बनाया तो वो मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। दूसरा, असम में सोनोवाल का ठीक-ठाक प्रभाव है, जिसको पार्टी खोना नहीं चाहती। देश भर का आदिवासी समाज सर्बानंद जी पर गर्व कर सकता है कि आदिवासी समाज में पैदा हुआ और समाज को समर्पित ऐसा एक जुझारू नेता अब असम का नेतृत्व करने जा रहा है।
सुविधा ही नहीं है। वैसे तो बीजेपी की महाराष्ट्र से युवा सांसद हिना गावित का नाम भी मंत्री पद के लिए आ रहा है, लेकिन हिना का कहना है कि उनके पास कोई फोन नहीं आया। लेकिन उनकी संभावना इस बात से दिखती है कि वो महाराष्ट्र में आदिवासी समाज से आती हैं। उनके पिता विजय गावित एनसीपी के नेता थे और हिना के जरिए बीजेपी एनसीपी के गढ़ में घुसना चाहती है। साथ ही हिना गावित की शख्सियत के कायल खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। पहली बार सदन में आए हुए श्रीमान प्रताप सारंगी जी ने और आदिवासी समाज से आई हुई हमारी बहन डॉक्टर हिना गावित जी ने जिस प्रकार से विषय को प्रस्तुत किया, जिस बारीकी से चीजों को रखा, मैं समझता हूं उसके बाद मैं कुछ भी न बोलूं तो भी बात पहुंच। और जो मेरे साथी और मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे अब आपका एक बार फिर से तारुफ करवा देना चाहती हूँ। अभिज्ञान प्रकाश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ नीरज पांडे मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, मेरे साथ आबे दुबे जी भी जुड़ चुके हैं, CSDSC प्रोफेसर हमारे साथ। इस वक्त आपको बता दूं कि नीरज पांडे साथ में मौजूद हैं, विकास भदौरिया साथ में मौजूद हैं, प्रकाश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, मैं सबसे पहले दर्शकों के लिए, देखिए फॉर्मूला तो हमने बता दिया है कि क्या जाति कार्ड वो खेलना चाहेंगे कैबिनेट के विस्तार में, कौन से वो USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं, जो मोदी कैबिनेट में लोगों इनके चूजिंग पॉइंट में मदद कर सकता है। लेकिन कल क्या वो नाम जिन पर सबसे ज़्यादा शर्तें लग रही हैं वो दिखने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हर वो मुफीद चेहरा जो आप जानना चाहते हैं जिसके बारे में कि क्या वो मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल हो रहा है, वो हम दिखा रहे हैं। लगातार उनकी तस्वीरें और नाम भी बता रहे हैं। और ये बात तय है कि शाम को 6 बजे जब विस्तार होगा तो ये जो विस्तार होगा ये अपने आप में बहुत दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार से जुदा होगा। मैं आपको बता दूं कि जब ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो आप अगर देखेंगे तो ये सबसे युवा मंत्रिमंडल होगा अब तक के भारत में बनाए गए मंत्रिमंडलों में, और 24 से ज़्यादा पिछड़े वर्ग के चेहरे इस मंत्रिमंडल में दिखेंगे। और अनुसूचित जाति का भी जो प्रतिनिधित्व है वो इतना बढ़ाया जाएगा कि आप अगर ओवरऑल मंत्रिमंडल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पिछड़े वर्ग का, शोषित वर्ग का, अनुसूचित जाति वर्ग का और पीड़ित वर्ग का मंत्रिमंडल है। और इन सब की तादाद अगर महिलाओं को मिला लें तो तकरीबन 40 के आसपास पहुंच जाएगी। देखिए, अभी तक कुल मिलाकर 53 मंत्री हैं कैबिनेट में, अभी 28 पद खाली पड़े हुए हैं, 81 मंत्री शपथ ले सकते हैं कुल मिलाकर। कुछ मंत्रियों को ड्रॉप किया जाएगा, कुछ नए आएंगे, तो कुल मिला के 30 मंत्री शपथ लेंगे। हर राज्य को उसकी आबादी और आकार के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलेगा। क्षेत्र को, जातीय संतुलन को, छोटे छोटे समुदायों को भी इस मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी जाएगी। यादव हो, कुर्मी हो, जाट हो, कोयरी हो, धोबी हो, सभी को इस मंत्रिमंडल विस्तार में जगह देने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी यूपी हो, रोहेलखंड हो, बुंदेलखंड हो, अवध हो, पूर्वांचल हो, हर जगह के लोगों को, नेताओं को इसमें प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर कोंकण हो, मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, उसको भी इसमें एकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी। आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल जो विस्तार है उसका जो कुल मैसेज है प्रधानमंत्री की तरफ से वो ये होगा, मतलब ये पिछड़े वर्ग का मंत्रिमंडल विस्तार है, ये कुल मैसेज मिनी इंडिया का होगा, है ना? मिनी इंडिया पूरा दिखने वाला है। और सबसे ज्यादा अगर किसी को तरजीह मिलेगी तो वो पिछड़ा वर्ग है, और बाकी सारे जो जातीय समीकरण है वो भी बिठाने की कोशिश की जाएगी उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए। अंकित भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, आप कहां पर मौजूद हैं और आपके सूत्र अभी क्या जानकारी दे रहे हैं कल की तैयारियों के लिए? रूबिका, फिलहाल जो मैं मौजूद हूँ ये पशुपति पारस के घर पर मौजूद हूँ। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अभी तक पशुपति पारस के पास में कॉल नहीं आया है। इतना ही नहीं, सिर्फ पशुपति पारस की नहीं, मैं कुछ और सहयोगी दलों के नेताओं से भी संपर्क कर रहा हूँ। तो अभी तक अब हालत ये है कि दिन मुकर्रर हो गया, वक्त मुकर्रर हो गया, लेकिन कई नेताओं के पास कॉल नहीं आया है। अब वो परेशान है, उनकी चेहरे पर वो परेशानी नजर आ रही है, क्योंकि जब वक्त भी मुकर्रर हो गया फिर भी कॉल नहीं आ रहा है तो समझा जा सकता है, क्योंकि उस कॉल का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ पर अगर हम राष्ट्रपति भवन की बात करें तो राष्ट्रपति भवन में पशुपति पारस को जगह मत दीजिए। आप कह रहे हैं कि पशुपति पारस को फोन कॉल तक नहीं गया है, किस बात का फिर इंतजार हो रहा है? जाएगा भी या नहीं जाएगा कॉल?
रूबिका, इस बात का जवाब तो फिलहाल किसी के पास में नहीं है और इस बात का जवाब पशुपति पारस के पास भी नहीं है, क्योंकि पशुपति पारस भी, यकीन मानिए, फोन पास में रखा हुआ है, टीवी सामने चल रहा है और वो एक एक पल पिछले 2-3 घंटों से लगातार टीवी पर नजर टिकाए हुए हैं इसी बात के इंतजार में कि कब फोन आएगा। और ये बात सिर्फ पशुपति पारस की नहीं है, कुछ और जो सहयोगी दल हैं जिनके लगातार ये चर्चा हो रही है कि उनके लोगों को, उनके जो सांसद हैं उनको मंत्री बनाया जा सकता है, उनके पास भी अभी कॉल नहीं पहुंचा है और इस वजह से वो भी इंतजार ही कर रहे हैं। तो माना ये जा रहा है या ये कहा जा सकता है कि जो ये सहयोगी दल हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है, वो अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी जो पहले उनकी पार्टी के नेता हैं उनको कॉल कर रही हो और बाद में हमारे पास कॉल आए। लेकिन यकीन मानिए पिछले 2-3 घंटों से जब से खबर आई है, वक्त मुकर्रर हुआ है, उसके बाद से चेहरे पर परेशानी जरूर नजर आ रही है कि आखिर कॉल आएगा तो कब आएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये वो नेता हैं जिनके पास कॉल भले ही ना आया हो, लेकिन इसमें से अधिकतर नेता ऐसे हैं जो अपने हाथ में, अपने पास में RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो वहां पर उन्हीं लोगों को अनुमति दी जाएगी जिनकी RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव होगी, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। तो कोविड रिपोर्ट, RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट तो हाथ में है, लेकिन इंतजार हो रहा है उस कॉल का, जिसका जो बेसब्री से इंतजार हो रहा है, लेकिन अब तक वो कॉल आ ही नहीं रही। ओके अंकित, और दर्शकों को ये भी बता दें कि कॉल अभी तक नहीं गया है उन तमाम लोगों को जो उन ज़्यादातर लोगों को जो सहयोगी दल है, जो मन में ये उम्मीद पाले बैठे हैं कि भाई हमारी ताकत का फ़ायदा मोदी कैबिनेट की तरफ से उठाया जाएगा, हम भी मादा रखते हैं, लेकिन फ़ोन पास में है, घंटी नहीं बजी है अब तक। अभिज्ञान भी मेरे साथ बने हुए हैं, अभय दुबे भी हमारे साथ, अभय दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन अभिज्ञान, इस कैबिनेट विस्तार के वो फटाफट से आप 3 कौन से पॉइंट्स हैं जो मास्टर स्ट्रोक के दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे? तीन स्पष्ट पॉइंट। पहला, प्राइम मिनिस्टर को समझ में आ रहा है खुद से कि सरकार की छवि और उसका कॉम्पोजिशन जो है, बनावट, उसको बदलने की जरूरत है और ऊर्जावान बनाकर, कॉर्पोरेट भाषा में कहते हैं, ताकि एक नया आउटरीच प्रोग्राम कर सके। नंबर 2, बैकवर्ड पॉलिटिक्स, यानी कि पिछड़े वर्ग की जो नुमाइंदगी है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो इस सरकार में बेहतर और बड़े संतुलित तरीके से और साफ नजर आए। तीसरा पॉइंट कि भले ही आप बहुमत की पार्टी हैं, लेकिन आप साथ में एनडीए है और कोएलिशन की राजनीति के कुछ धर्म होते हैं जिनका आप पालन करते हैं। प्रधानमंत्री ये भी मैसेज दे रहे हैं कि हम उस हिसाब से चलेंगे, भले ही बीजेपी मेजॉरिटी की पार्टी हो और हमें इनकी जरूरत नहीं हो, लेकिन ये हमारे साथ आएंगे और चलेंगे। एक चौथा पॉइंट जल्दी से जोड़ दे रहा हूं, क्योंकि नारायण राणे के आने से अब मुझे चिंता ये है कि क्या कभी शिवसेना से कोई रिश्ता वापस हो पाएगा भारतीय जनता पार्टी का। ये मेरे 4 पॉइंट्स हैं, 3 की जगह 4 कर दिया, सॉरी। ये देखना होगा और इसीलिए मैं अभय दुबे के पास जाऊंगी। अभय जी, जरा ये बताइए कि कल के उस विस्तार में आप क्या देखना चाहेंगे, या आप ये कह देंगे ये तो बड़ा आशावादी वाला प्रश्न हो जाएगा रूबिका, अगर क्या नहीं देखना चाहेंगे तो क्या आप मान कर चल रहे हैं कि इस कैबिनेट विस्तार में तो होना ही होना है, दिख रहा है क्योंकि यूपी के चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, तो ये तो समझी बात है कि होगा, वो कौन सी चीज है? विकास जी ने अभी जो पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखी, वो मेरे ख्याल से बहुत ही मानी खेज है। नरेंद्र मोदी ने अपने पहले शासनकाल में, यानी 2014 से 2019 तक, सचेत रूप से राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर पिछड़े वर्ग का नेतृत्व ग्रहण करने की कोशिश की थी और 2019 के बाद उन्होंने ये कोशिश करना, हम कम से कम हम लोगों को नहीं दिखाई पड़ी कि वो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोशिश उन्होंने छोड़ दी थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले वो सक्रिय रूप से ये कोशिश करते हुए नजर आ सकते हैं। जैसा कि विकास जी ने कहा, मैं उनकी बात से कमोबेश सहमत हूं, लेकिन समस्या ये है कि अगर आपको एक हिंदू एकता बनानी है, जिसके आधार पे आप 2014 का, 2017 का और 2019 का चुनाव जीते हैं, जो 45 से 50% की हिंदू एकता है उत्तर प्रदेश में, तब आपको कुछ ऊंची जातियों का भी ध्यान रखना होगा। तो वो उत्तर प्रदेश में ऊंची जातियों का ध्यान रखने की कोशिश उन्होंने अरविंद शर्मा के जरिए करने की थी।
लेकिन योगी जी ने उनको उप मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। आखिरकार अरविंद शर्मा उत्तर प्रदेश के 16 या 17 उपाध्यक्षों में से एक बनकर रह गए। तो अब किसी तरह कोशिश होगी कि जो वहां पे ब्राह्मण नाराज हैं और जो दूसरी बिरादरियां नाराज हैं, उनको भी कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा मिले सत्ता में, ताकि वो हिंदू एकता बन सके। लेकिन मुख्य जोर वही होगा जो विकास ने कहा है कि वो पिछड़े समाज और दलित समाज। क्या अभय जी ये फीजिबल हो पाएगा? और स्पेशली जब ये बड़ा कैबिनेट विस्तार होगा, 30 नए चेहरे देखने को मिलेंगे, 10 से 12 ड्रॉप किए जा सकते हैं पुराने मंत्री, यानी एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि तुमसे ना हो पाया तो हम अब ये जगह उसको देंगे जो काम कर सकता है, और वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग भी हो जाएगी। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर चल रहा है, अनुसूचित जनजाति को भी आपको जगह देनी होगी, पिछड़ी जाति को भी आपको जगह देनी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये चीज़ें मायने रखती है। क्या उसके लिए गुंजाइश है? कितना स्पेस? एक छोटा सा ब्रेक के बाद नीरज पांडे आपका भी रुख होगा, प्रकाश आपका भी। विकास बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे जल्दी। विज्ञान और अभय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। कल बड़ा दिन है मोदी सरकार के लिए और मोदी सरकार के तमाम सहयोगी दल के लिए, जो इंतजार कर रहे हैं कि फोन की घंटी उनकी बजे और उन्हें न्योता दिया जाए कि आइए परिवार के एक सदस्य के साथ, क्योंकि आप बनेंगे कैबिनेट मंत्री। अब खबर यह है कि 6 बजे कल विस्तार होगा। राष्ट्रपति भवन को सूचित कर दिया गया है। जिन लोगों को कॉल जाना चाहिए जा चुका है। अभी सिलसिला लगातार चले जा रहा है। मेरे साथ मेरे बाकी सारे सहयोगी भी मौजूद हैं, मेहमान भी हमारे मौजूद हैं। लेकिन इस कैबिनेट विस्तार से, मंत्रिमंडल विस्तार से मैसेज क्या देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम का, आप इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार बुधवार शाम होगा। राष्ट्रपति भवन को इस बारे में जानकारी दी जा चुकी है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला विस्तार है और इसमें कई बातों का खास ख्याल रखा जाएगा। करीब 30 चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद है। नए मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा युवा चेहरे होंगे, जबकि कुछ मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। खबरों के मुताबिक कैबिनेट विस्तार के बाद पिछड़े समाज के मंत्रियों की संख्या 25 तक पहुंच जाएगी, जबकि एससी समाज के मंत्रियों की संख्या भी और बढ़ेगी। माना जा रहा है कि उच्च शिक्षित लोगों को मंत्रिमंडल में लाने की कोशिश होगी और एक से ज्यादा मंत्रालय संभाल रहे मंत्रियों के काम का बोझ भी कम किया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार में 30 चेहरों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। अब तक संभावित चेहरों की जो लिस्ट सामने आई है, उसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। मसलन बिहार से सुशील मोदी, लल्लन सिंह, संतोष कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर, चंद्रेश्वर प्रसाद, पशुपति पारस। यूपी से अनुप्रिया पटेल, मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र से नारायण राणे, हिना गावित, रणजीत निम्बालकर, कपिल पाटिल, असम से सर्बानंद सोनोवाल, पश्चिम बंगाल से शांतनु ठाकुर, निशीथ प्रमाणिक, लद्दाख से जमयांग सेरिंग नामग्याल। मंत्रिमंडल विस्तार से सरकार कोरोना के दौरान सरकार पर उठे सवालों का भी जवाब देगी और जो दाग सरकार पर लगे हैं उन्हें भी धोने की कोशिश होगी। साथ ही कोशिश सरकार के दूरगामी लक्ष्यों को हासिल करने की होगी। कोरोना में सरकार की इमेज पर उठे सवालों का जवाब दिया जाएगा। 7 राज्यों में 2022 में होने वाले चुनावों को साधा जाएगा। 2024 से पहले अर्थव्यवस्था और रोजगार का हाल सुधारा जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर के लिए बेहतर तैयारी हो सकेगी। दिसंबर तक सारे वयस्कों को टीकाकरण की तैयारी होगी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करना। मोदी सरकार में बहुत से मंत्रियों के पास एक से ज्यादा विभाग हैं और मंत्रिमंडल की तय संख्या से काफी कम मंत्री हैं। इसलिए सरकार ने विस्तार का फैसला लिया है। इसके साथ ही विस्तार के पीछे कई और फैक्टर काम कर रहे हैं, जैसे यूपी का चुनाव, सहयोगियों की नाराजगी, मंत्रिमंडल में खाली जगहों को भरना, मंत्रियों पर काम का बोझ कम करना और नए चेहरों को मौका देना। फिलहाल मोदी सरकार में 20 कैबिनेट मंत्री हैं और 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। इसके अलावा 23 राज्य मंत्री हैं। इस तरह मोदी की टीम में कुल 53 लोग हैं।
माना जा रहा है विस्तार के बाद मोदी की टीम में 83 मेंबर हो जाएंगे। नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट अभिज्ञान प्रकाश, अभय दुबे CSDA से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंकित मेरे सहयोगी, विकास भदौरिया मेरे सहयोगी, प्रकाश कुमार, नीरज पांडे, ये सब हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, पहले मैं चाहती हूं कि आपके पास कोई जानकारी हो तो हमारे साथ साझा करें, और उसके बाद एक सवाल जो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले नीरज। बिल्कुल रुबिका, मैं बता दूं कि जिस समय मैं खड़ा हूं वो जेपी नड्डा का आवास है। दरअसल जेपी नड्डा का आवास अगले कुछ घंटे तक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा है, जिस मंत्री को मंत्रिपरिषद से हटाया जाना है वो मंत्री कम से कम यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने पहुंचता है, और जिस मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, जिस सांसद को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना होता है, वो भी उनके पास मिलने के लिए पहुंचता है। तो अगले कुछ घंटों में जेपी नड्डा का ये घर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और एक जो बहुत अहम जानकारी जो आपको बता दूं कि जैसा पहले विकास ने भी कहा, उसमें मैं थोड़ा सा और जोड़ूंगा कि जो अगले साल 5-6 राज्यों के चुनाव हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर, ये 6 राज्य शामिल हैं। इन राज्यों का पार्टिसिपेशन जबरदस्त होने जा रहा है, खासकर उन राज्यों में जहां पर ज़्यादा स्टेक लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। गोवा की बात करें तो गोवा में श्रीपद नायक एकमात्र मंत्री थे, वो अभी फिलहाल नहीं है मंत्री परिषद में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में जगह बढ़नी है। उत्तराखंड से निशंक बीमार चल रहे हैं, इसके अलावा एक मंत्री और बढ़ाए जाने की चर्चा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन राज्यों में चुनाव है, चुनावी राज्य हैं खासकर अगले साल, क्योंकि अब ऐसा लगता नहीं कि 2022 तक कोई भी मंत्रिमंडल का विस्तार केंद्र सरकार की ओर से होने वाला है, तो माना यही जा रहा है कि जिन राज्यों में चुनाव है, चुनावी राज्यों का पार्टिसिपेशन इस मंत्रिमंडल में बढ़ने वाला है। जी रूप का। और ये हर सरकार में देखा गया नीरज कि जब अगले साल जहां जिस राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं वहां आप ज़्यादा तरजीह देते हैं। ये बजट में भी देखा गया है, ये कैबिनेट विस्तार में भी देखा गया है, तो ये अनयूजुअल नहीं है। लेकिन कैबिनेट विस्तार हो रहा है, नरेंद्र मोदी के अगुवाई में हो रहा है, और सरप्राइजिंग एलिमेंट ना हो ये मैं मान नहीं सकती हूँ। ये हर कैबिनेट विस्तार में भी देखा गया है, इनफैक्ट हर उस फैसले में देखा गया है। तो मेरा सवाल अब आप सबसे है, मैं एक एक करके आपसे ये शुरुआत करूंगी। अभिज्ञान, पहले आपसे शुरू कर रही हूँ कि आपको भी लग रहा है कि कल ऐसे कुछ चेहरे दिखेंगे जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, और वो अचानक कल शपथ लेते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये स्टाइल और ये ट्रेंड रहा है। जी, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, मुझे भी लगता है। और अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। मैं एक ये पॉइंट रखने वाला था कि अगर हम अतीत को पलट कर देखें तो ये है, कुछ चेहरे ऐसे हो सकते हैं जिनका ना हमारे पास अभी नाम हो और ना आकलन करने की तस्वीर हो, क्योंकि ये एक व्यापक पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। टाइमिंग, समय बहुत अहमियत रखता है, ताकि अगले चुनाव से पहले 6-7 महीने सबको अपने आप को साबित करने का समय मिले। इसलिए मैं आपसे इस बात पे अग्री करता हूं कि मुझे जरूर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे चेहरे होंगे। अब जैसे नारायण राणे ही मेरे लिए एक ऐसा चेहरा है जो अभी से सरप्राइज कर रहे हैं, क्योंकि फिर आप बैकग्राउंड देखिए कि उधर से कोई बातचीत की खबरें आ रही थी, तो इसलिए ये एलिमेंट नरेंद्र मोदी के साथ जरूर हो सकता है। आई एग्री विद यू। और ये वो टाइम है जब जितने भी दुश्मन हैं उनको दोस्त बना लिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी टाइट रोप पर चलना हो रहा है सरकार का। अभय दुबे जी, आप क्या मानते हैं? में तो एक दूसरे किस्म का ही सवाल आ रहा है। जब मैं अभिज्ञान को सुन रहा था कि अगर राज्यों के चुनाव के हिसाब से ही केंद्र के मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है, अगर यही थीसिस, ऐसी थीसिस के इर्द गिर्द हम लोग बात कर रहे हैं, तो अभी 2024 तक 16 राज्यों में चुनाव होने हैं, अगले साल 6 राज्यों में चुनाव होंगे, उसके बाद अगले कुछ राज्यों में 10 और सालों में 10 और राज्यों में चुनाव होंगे। तो इसके हिसाब से तो ये केंद्रीय राजनीति बड़ी अस्थिर और तदर्थ किस्म की हो जाएगी। मोटे तौर पे ये बात सही है कि राज्यों में चुनाव होता है तो उसमें केंद्र में मंत्रिमंडल में जगह देकर असंतुष्ट तत्वों को कुछ संतुष्ट किया जाता है, कुछ लोगों को और जोर दिया जाता है, कुछ का मनोबल बढ़ाया जाता है, वो सब तो ठीक बात है। लेकिन ये तो अपने आप में कोई केंद्र में सरकार चलाने की थीसिस नहीं हो सकती। राज्यों में चुनाव हो तो केंद्र में फेरबदल कर दो। तो यहाँ तो बहुत सारे राज्यों में लगातार चुनाव होने हैं 2024 तक।
फिर तो इसका मतलब अभी नरेंद्र मोदी को कम से कम 2 फेरबदल और करने पड़ेंगे। अबे तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत ज्यादा नहीं, रूबिका ने सवाल पूछा। अभिज्ञान, मुझे लगता है अभिज्ञान आपका जवाब, अभिज्ञान जवाब देना चाहते हैं। अबे मेरा पॉइंट ये नहीं था कि सिर्फ रूबिका जी ने सवाल पूछा, रूबिका का पॉइंट वैलिड था कि एक स्टाइल है कि भाई कोई सरप्राइज फेसेस आ सकते हैं, तो मैंने उसके बारे में कहा कि हाँ हो सकता है कि कोई सरप्राइज फेसेस आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूर्णतः इसका फॉर्मूला सिर्फ ये है कि जो राज्य में चुनाव हो रहे हैं उसके हिसाब से आप लोगों को चुनिए मंत्रिमंडल में लाने के लिए। नीरज जी ने भी जो अपनी बात, मेरा पॉइंट तो उससे अलग है। मैं तो केवल इससे हटके एक बात कह रहा हूं कि ये जो तरीका है, ये राजनीति करने का जो पूरा तरीका है कि राज्यों में चुनाव हो तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के जरिए राज्यों को साध हो, तो ये तरीका अपने आप में जो केंद्रीय सत्ता है उसको एक खास तरह के एडवोकेसी में धकेल देता है, ये मैं कह रहा हूं। नहीं पर अभय जी, ये तो आप बहुत आदर्शवादी एक सिचुएशन जो है वो सोच रहे हैं। आप भी राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। हाँ, एब्सोल्युटली। आप किसी भी सरकार को देखिए, ये अक्सर देखा जाता है, जात पात की राजनीति पक्की होती है, झूठे वादों की राजनीति होती है। जिस राज्य में चुनाव हो रहा है उस राज्य को तरजीह होता ही होता है। तो क्या, लेकिन मैं कल की पूरे के पूरे सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वो सवाल कर रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि कल कोई ऐसा सरप्राइजिंग एलिमेंट देखने को मिल जाएगा जो हर बार के किसी ना किसी डिसीजन में मोदी सरकार के रहा ही रहा है? मैं आपकी बात से और जो यहाँ विश्लेषण हो रहा है उस बेसिक थीसिस से असहमत नहीं हूँ। ऐसा ही होता है, दूसरे प्रधानमंत्री भी ऐसा ही करते रहे हैं, कांग्रेस भी ऐसा ही करती थी, ये सब ऐसे इसी तरह से होता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी कुछ दूसरे प्रधानमंत्रियों थोड़े हटके हैं, तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी कुछ ऐसे नामों को भी सामने लाए जिनका राज्यों की राजनीति से कोई बहुत सीधा ताल्लुक न हो। तो आप कह रहे हैं सरप्राइजिंग एलिमेंट, तो ऐसा सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या था? क्योंकि आखिरकार केंद्र की राजनीति राज्यों की राजनीति से अलग एक स्वायत्तता होती। ठीक है अभय जी, मैं समझ रही हूँ आप किस दिशा में जा रहे हैं और कहाँ जाने की कोशिश हो रही है। और मैं फिर कह रही हूँ ना कि वो आदर्शवादी सिचुएशन आ जाए तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। विकास, अगर रिवॉर्ड किया जाएगा तो पनिश भी किया जाएगा, ये तरीका रहा है सरकार का। जो पनिश किया जाएगा वो चेहरे कौन है? आपके सूत्रों के पिटारे से कुछ जानकारी निकली है क्या? जी देखिए, चेहरे तो 10 से 12 हो सकते हैं, लेकिन नाम लेना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि अगर वो चेहरा इस मंत्रिमंडल में नहीं ड्रॉप हुआ, क्योंकि देखिए बहुत सारे कॉन्सेंट कोएज हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं कि हर मंत्रालय में कुछ ना कुछ किसी ना किसी मंत्री के खिलाफ चीज़ें जा रही होती हैं और बहुत सारे मंत्रालय ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी जा रही होती हैं। कब प्रधानमंत्री किस बात को पकड़ के, किस तथ्य को जान के क्या फैसला लेंगे, ये उनका विशेषाधिकार है। और सूत्रों के हवाले से ये तो बताया जा रहा है कि 10 से 12 तक ड्रॉप हो सकते हैं, लेकिन कौन होंगे इसको लेकर कोई भी स्पष्ट नहीं बोल रहा है और ये सीधे सीधे उसके सम्मान से जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए जब तक ये चीज़ें सूत्र पुष्टि के साथ ना बोलें उनका लेना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, जो आप सरप्राइज एलिमेंट की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूँ कि हमें उच्च स्तरीय सोर्सेस ने, सूत्र ने ये ज़रूर बताया है कि कुछ ऐसे टेक्नोक्रेट, कुछ ब्यूरोक्रेट, कुछ मैनेजमेंट से जुड़े हुए, कुछ प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग इस विस्तार में आपको दिखाई देंगे, इस विस्तार में वो हिस्सा बनेंगे और वो हो सकता है कि इस बार के विस्तार का सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट हो। ये बड़ी खबर विकास आप दे रहे हैं और इसीलिए अब सारे सूत्र जो है जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या सारे बिंदु इनफैक्ट जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि पहली मर्तबा ऐसा होगा कि इतना यंग कैबिनेट विस्तार जो है वो या यंग चेहरों से भरा हुआ कैबिनेट विस्तार देखने को मिलेगा। तो ऐसे में कुछ प्रोफेशनल चेहरे भी आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बार बार इस सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो जो लाल फीताशाही है, वो जो पुराने तरीके से बाबुओं के काम करने का ट्रेंड रहा है, उसको कैसे तोड़ा जाए। वो एक ऐसा सर्कल है जिसको तोड़ने में ये सरकार भी कामयाब नहीं रही है। प्रकाश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, इनफैक्ट जुड़े हुए हैं। प्रकाश, एक ये विशेष सर्कल है जिसको कोई सरकार नहीं तोड़ पाई है।
कि भाई फाइलें एक मेज़ से दूसरी मेज़ और दोबारा कब आपकी मेज़ पर आ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, कुछ नहीं हुआ है। ये बात लालू प्रसाद यादव आप जहाँ खड़े हैं उसी राज्य से कही गई थी बाबुओं को लेकर। जेडीयू से कुछ अपडेट भी इस वक्त आ रहा है, मैं चाहती हूँ पहले आप वो अपडेट दे दें और उसके बाद हम रिशफल पर और विस्तार पर चर्चा करेंगे। देखिए, एक बात तो तय है रूबिका कि जिस तरीके से नीतीश कुमार सरप्राइज करने के मास्टर हैं, और आप देखेंगे कि पहले भी कई ऐसे किस्से हैं जिसमें नीतीश कुमार ने अचानक इस्तीफा दे दिया, जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया, और अब कई ऐसे नाम जिनकी चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार से पहले होती रहती है, कई ऐसे नाम होते हैं जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है, उन्हें वो मंत्री बना देते हैं। अब तक के जो 15 साल में जितना भी उनका मुख्यमंत्री काल में रहा है, जितने भी एक्सपेंशन हुए हैं, तो ऐसे में उस समय भी उन्होंने चौंका दिया था कि शपथ ग्रहण समारोह से केंद्र में पहले ही उन्होंने ये फैसला ले लिया, बड़ा फैसला था कि उनके तरफ से जेडीयू का कोई मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। अब फिर आज उन्होंने चौंका दिया ये कहकर कि वो कुछ नहीं जानते हैं, ये सब कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने सौंप दिया, आरसीपी सिंह को। तो क्या ये वाकई गले उतरने वाली बात है कि नीतीश कुमार को कुछ ना मालूम हो? तो जाहिर है कि जिस तरह से सरप्राइज वो देते रहे हैं, तो जो अभी तक फैसला आया है, जो सहमति बनी है, उसमें एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री तय हो चुका है और आगे के लिए बातचीत हो रही है। तो अब इन दोनों में से कौन नाम होंगे ये नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद हमारे साथ एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि नामों का फैसला, चेहरा कौन होगा, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे, क्योंकि वो सर्वमान्य नेता है। तो जाहिर है नामों की जानकारी भी होगी, कितने सीट मिलने वाले हैं इनकी भी पल पल की जानकारी उनको मिल रही होगी। सिर्फ यहाँ पर जी जो कैबिनेट की प्लेट है उसमें सिर्फ बात बिहार में जेडीयू को लेकर नहीं है, मामला फंसा है पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में भी। आप कह रहे हैं कि लल्लन सिंह को हो सकता है कि भेजा जाए, ये इनाम दिया जाए, और सब जानते हैं कि पशुपति पारस को अगर किसी ने इन्फ्लुएंस किया है, नाम जो निकल कर आ रहा था वो लल्लन सिंह का आ रहा था। तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार की जीत हुई है? देखिए, नीतीश कुमार तो पूरी तरह से लगे। रवि किशन को दिल्ली बुलाया गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, गोरखपुर से सांसद रवि किशन को दिल्ली बुलाया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जा सकता है। प्रकाश, बस एक सेकंड रोक रही हूँ, मुझे जो जानकारी मिली है जरा दर्शकों तक पहुंचा दूं। रवि किशन जाने माने एक्टर और अब भोजपुरी एक्टर, लेकिन गोरखपुर से जो चुने गए नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया है। कहा यह जा रहा है कि कैबिनेट में उनको शामिल किया जा सकता है। कहा जा रहा था कि युवा चेहरों को इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कैबिनेट में जगह मिलेगी। रविशंकर उनमें से एक हो सकते हैं। गोरखपुर के सांसद रविशंकर को दिल्ली बुलाया गया है। अभी मेरे सहयोगी नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद। रवि किशन, माफ कीजिएगा, रवि किशन को बुलाया गया है। मेरे सहयोगी नीरज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि रवि किशन को बुलाया गया है दिल्ली, उनको कैबिनेट की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और इसीलिए उनको फोन आया है। हमारे सूत्रों ने ये जानकारी दी है। अभी कोई भी अपने पत्ते नहीं खोल रहा है, बड़ा सीक्रेटली अक्सर ये देखा गया है जब जब कैबिनेट रीशफल हुआ है या एक्सपेंशन हुआ है, तो जिन मंत्रियों को कॉल जाता है, माफ कीजिएगा, जिन सांसदों को कॉल जाता है, अगर वो बड़े एक्साइटेड होकर मीडिया को बताते हैं तो अगले दिन खबर आती है कि उनका नाम या उनका पत्ता ही कट गया है और इसीलिए कोई ना बता पा रहा है और ना ही इसे जो है अपने पास छिपा पा रहा है। रवि किशन को कॉल आया है, ये जानकारी हमें ये मिल रही है। इस वक्त गोरखपुर के सांसद दिल्ली तलब किए गए हैं, हो सकता है उनको कैबिनेट में शामिल किया जाए। नीरज पांडे मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीरज, मैं आपके पास आऊंगी, एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे। एक दिलचस्प खबर आपको बता दूं, मोदी सरकार ने एक नए मंत्रालय का गठन किया है। मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। अब ये मंत्रालय करेगा क्या, इसको बनाने के पीछे का मकसद क्या है, वो अब जल्दी ही पता लग जाएगा। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन नाम से एक मंत्रालय बनाया गया है, नया मंत्रालय है। विकास भदौरिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ये मंत्रालय करेगा क्या?
कि देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव है, मैंने तो सहकारिता मंत्रालय, और आपको पता है कि देश के कुछ राज्य जो है वो कोऑपरेटिव में यानी कि सहकारिता में बहुत आगे हैं। गुजरात का देखा आपने, महाराष्ट्र देखा है, यहाँ पर कर्नाटक है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं। सहकारिता आंदोलन यहाँ पर ज़बरदस्त है। किसानों के समूह ने सहकारियाँ समिति बना के अपने प्रोडक्ट को बड़े बाजार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाया। अमूल उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब भारत सरकार ने, अब मोदी सरकार ने सहकारिता मंत्रालय बनाकर राज्यों के बीच इस मूवमेंट को, सहकारिता आंदोलन को बड़ा करने के लिए, खड़ा करने के लिए, उसको सहयोग प्रदान करने के लिए, उसके लिए नीति बनाने के लिए, और सबसे बड़ी बात है उसको ढांचागत सुविधा प्रदान करने के लिए, आधारभूत ढांचा प्रदान करने के लिए मंत्रालय बनाया गया है। और इस मंत्रालय के लिए बाकायदा आपको बता दूं कि बजट जब पेश किया गया था वित्त मंत्री की तरफ से, सहकारिता मंत्रालय जो है उसका गठन किया गया है। लगभग 20 घंटे बाकी रह गए हैं और फिर वो तमाम चेहरे जिनको कहा जा रहा है कि युवा हो सकते हैं, वो तमाम चेहरे जो प्रोफेशनल हो सकते हैं, वो तमाम चेहरे जो मोदी सरकार के आने वाले चुनावों में ताकत बन सकते हैं, कल आपको शपथ ग्रहण करते हुए दिखाई देंगे। एबीपी न्यूज़ पर बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। फिलहाल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया। विज्ञान, अभय दुबे जी, अंकित, नीरज पांडे, प्रकाश कुमार, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक में मुझे दीजिए इजाजत, कल दिल्ली में मुलाकात होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।